हेलो दोस्तों, 6G ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक और डेमो वीडियो के माध्यम से एक सोशल स्टडी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहे हैं। और ये टॉपिक का समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे के जब भी सोशल स्टडी का सेगमेंट को हम समझने चलेंगे, भारत की स्थिति, भारत की जलवायु या इवन दुनिया की स्थिति के बारे में, दुनिया के जलवायु हो गया, जैसे हम देखते हैं कि भारत ही हमारा देश है जिसमें कुछ इलाकों में बहुत अधिक गर्मी पड़ता है और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ता है। बहुत जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और कहीं पे बहुत कम बारिश होता है। तो आखिर हमारे एक ही भारत देश में इतने सारी विविधताएं क्यों देखने को मिलती है? तो इन सब कंसेप्ट को समझने के लिए हम आपके समक्ष एक कंसेप्ट समझाएंगे। उस कंसेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। बिना इस कंसेप्ट के माध्यम से हमने अभी जो सवाल आपके समक्ष रखा, उस सवालों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। तो हम सबसे पहले एक रेखा होता है जिसका नाम है अक्षांश रेखा। पहले हम इसको समझते हैं और एक एक करके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हमारे जो सवाल आपके समक्ष रखे हैं उनका जवाब मिल पाया कि नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले एक हमको पृथ्वी का नमूना बनाना होगा। तो ये सपोज कर लीजिए कि हमारे पीछे एक सर्किल बनाए हैं जो ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ठीक पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरता है जिसको हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं और इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा के आधार पे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ और भी काल्पनिक रेखाएं होते हैं। जैसे एक 23.5 डिग्री पे एक रेखा होता है। 23.5 डिग्री यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 23.5 को हम लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। और ये विषुवत रेखा के ऊपर वाले डायरेक्शन को हम उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसीलिए ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए हम n लिखेंगे। और ठीक नीचे भी एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा पाया जाता है, काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट। इसको हम लोग साउथ लिख देते हैं। और इस 23.5 डिग्री के ऊपर भी एक रेखा मिलता है, काल्पनिक रेखा, जो कि 66.5 डिग्री यानी 66 डिग्री 30 मिनट और ऊपर है, तो हम नॉर्थ लिखेंगे। और ठीक नीचे भी एक 66.5 डिग्री पे एक रेखा होता है यानी 66 डिग्री 30 मिनट, ये साउथ लिखेंगे। और सबसे नीचे यहाँ पे, जैसे यहाँ से हम विषुवत रेखा से अगर एक लंबवत रेखा खींचे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पे 90 डिग्री पे जो होगा उसको 90 डिग्री एस बोलेंगे यानी दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। और ठीक इसको ऊपर वाला जो कि उत्तर डायरेक्शन है, यहाँ पे एक ध्रुव पाया जाता है यानी 90 डिग्री जो ऊपर वाला उत्तर के साइड है उसको हम 90 डिग्री एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास हमने इस पृथ्वी पर कुल मिला के 5 गो काल्पनिक रेखाओं को खींचा है। एक 0 डिग्री रेखा जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये जस्ट इसके ऊपर है 23.5 डिग्री जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ जस्ट नीचे 23 डिग्री 30 मिनट वाले रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और उसी तरह से 66.5 डिग्री को हम आर्कटिक रेखा, और जो 66 डिग्री नीचे रेखा है उसको हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका नाम है, नाम से कोई कंसेप्ट का लेना देना नहीं है।
जैसे ये वाला जो बीचे वाला भाग है, जो भूमध्य रेखा है, सूर्य की किरणें, सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए कि हमारा जो मार्कर है ये टॉर्च है। अगर टॉर्च से कोई भी प्रकाश निकलेगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश निकलता है तो सबसे अधिक प्रकाश सीधा पड़ेगा यहाँ पे, इसके आसपास जो भी रेखा आप देख रहे हैं इसी पे हमारा जो भी किरण होगा सीधा पड़ेगा। और जैसे ही किरण ऐसे होगा तो ऊपर की तरफ किरण जाएगा और नीचे टॉर्च मारेंगे तो यानी सीधी किरणों का बात करते हैं तो सीधी किरणें इन क्षेत्रों में सीधी किरणें ज़्यादा समय तक ले पड़ेगा। और हम लोग ये भली भांति जानते हैं कि गर्मी के दिन में सूर्य जब हमारे सर के ठीक लंबवत होता है तो हम लोग को कितना ज़्यादा गर्मी लगता है। तो कंसेप्ट वही है कि इन भागों में सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ता है, यानी हम बोल सकते हैं कि लंबवत किरणें इन भागों में लंबवत किरणें पड़ती है और इसीलिए यहाँ पे अधिक ऊष्मा होता है, अधिक ऊष्मा। तो ये आप लोग जो देख पा रहे हैं कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसके बीच वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम बोल लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी इससे बन के निकलेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी ये पृथ्वी रहा और इन क्षेत्रों में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में इन क्षेत्रों में जो भी देश पड़ेंगे उन देशों में एकदम न बोलते हैं दबा के गर्मी, और यहाँ में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है कि यहाँ के लोग वही साउथ मूवी का जो हीरो देखते हैं आलू अर्जुन, देखने के लिए तो एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, बोलेंगे कि वर्सेटाइल एक्टर बोलते हैं कि जो अपने आप में बहुत सारे कलाओं को प्रदर्शित कर पाए, लेकिन बेचारे होते हैं कृष्ण जी का भक्त, यानी सांवले लोग, क्योंकि ज़्यादा गर्मी जिन क्षेत्रों में पड़ेगा वहाँ के लोग ज़्यादातर सांवले पाए जाते हैं। अब इसके जस्ट ऊपर वाले भाग बात करते हैं, कलर बदल देते हैं ताकि आइडिया लगे। इसके ऊपर वाला जो डायरेक्शन है, इन क्षेत्रों में आप देख पा रहे होंगे, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती है जबकि थोड़ी तिरछी पड़ती है। जैसे यहाँ मार्कर रहा, मैंने सेंटर में अपना हैंड को फिक्स किया है और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीधा पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हाथ थोड़ा ऊपर टिल्ट करेंगे तो तिरछी किरणें पड़ेगी इन पर और तिरछी किरणें पड़ेगी इन पर। तो ये वाला जो क्षेत्र है इन पे कभी भी सीधी किरणें नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे थोड़ा तिरछी किरणें होने के कारण, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कैसे किरणें हमको देखने को मिल रही है, तिरछी किरणें। और तिरछी किरणें का कहने का मतलब होता है कम ऊष्मा, यानी इन क्षेत्रों में तिरछी किरणों पड़ने के कारण यहाँ पे ऊष्मा कम होता है, यानी जो भी देश इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे उन देशों में गर्मी इस जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र की तुलना में कम पड़ेगा। और इसे और अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, थोड़ा कलर फिर चेंज कर देते हैं, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं इन क्षेत्रों में अगर बात करते हैं, और इन क्षेत्रों में तो ऊष्मा का भयंकर कमी होगा, और भयंकर कमी होने के कारण यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइस। आइस मतलब बर्फ, यानी ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है
इन सारे क्षेत्रों में हमको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देता है। और एक ख़ास बात है कि जब सूर्य की किरणें, जाहिर सी बात है एक बार में, जैसे हम टॉर्च लिए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक बार में ऐसे बारे हैं तो हमारा प्रकाश इधर भी आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर हम टॉर्च लिए हैं, अगर सूर्य हमारा ऐसे हो रहा है तो जाहिर सी बात है इधर किरण आएगा और नीचे किरण नहीं आएगा। फिर अगर जब भी हमारा सूर्य का किरण इधर दक्षिणी ध्रुव की तरफ अगर टिल्ट हुआ है तो इधर सूर्य प्रकाश आएगा और इधर सूर्य प्रकाश नहीं आएगा। तो यहीं से एक कमाल का कंसेप्ट निकल के आता है कि यहाँ पे जब सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव की ओर टिल्ट होता है, जब सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव के तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में झुका होता है, तो यहाँ पे 6 माह का दिन 6 माह का दिन देखने को मिलता है। कब? जब सूर्य का झुकाव उत्तरी गोलार्ध में होता है तब। और फिर जब वापस से सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध में झुकता है, यानी सूर्य की किरणें ऐसे ना होकर ऐसे रहता है, तो फिर इन क्षेत्रों में जब यहाँ पे 6 माह का दिन हुआ है तो उस समय में प्रकाश तो इस गोलार्ध में जा रहा है, इस गोलार्ध में तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे होता है 6 माह का रात। यानी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए 6 माह का दिन और 6 माह का रात कहाँ पे होता है, तो हमको सुन के बड़ा अजीब लगता है कि भाई ऐसा भी धरती पे कोई जगह है क्या जहाँ पे 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है? हाँ भाई बिल्कुल। यहाँ पे अभी वही कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं कि ये उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया। जब उत्तरी ध्रुव में दिन होता है तो कुल मिला के 6 महीना का दिन होता है, और वापस से जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में टिल्ट होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में वापस से रात होता है। तो हमने क्या समझा इस अक्षांश रेखा के माध्यम से? अब इसी के माध्यम से हम ये भी समझ पाएंगे कि कहाँ पे सवालों का जवाब तो मिल ही रहा होगा कि गर्मी ज़्यादा कहाँ लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सूर्य की किरणें लंबवत देखने को मिलती है, इसीलिए अधिक उष्मा, यहाँ पे लिख देते हैं अधिक उष्मा। अधिक उष्मा कहने का मतलब कि ज़्यादा गर्मी, और यहाँ पे तिरछी किरणें कहने का मतलब कम उष्मा, यानी इसमें थोड़ा इसके तुलना में कम गर्मी। और जैसे ही हम ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ हमको देखने को मिलता है। तो इस अक्षांश रेखा वाला कंसेप्ट के माध्यम से हमने इस कंसेप्ट को समझा कि अक्षांश रेखा से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद एक देशांतर रेखा होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देशांतर रेखा को समझेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जब हम देशांतर वाला वीडियो लेके आएँ तो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि अक्षांश और देशांतर का कंबाइन करेंगे तो उसके बाद और भी बेहतरीन कंसेप्ट निकल के आएगा। थैंक यू।